नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एक प्यारा सा कमेंट आप लोगों को नीचे हर हाल में लिखना है। चाहे वो आप लोग मोटिवेशनल कोट आप लोग लिखिए जिससे कोई कुछ सीख सके, मोटिवेट हो सके, या आप देखिए कुछ कमियां हैं इसमें तो उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। लेकिन हर हाल में कुछ ना कुछ आप लोग लिखा करिएगा। भारत ने लगाई पदकों की स्वर्णिम हैट्रिक, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो 19वें एशियाई गेम हो रहे हैं ना, कहाँ, चाइना में, उन्हीं की बात हो रही है। तो चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में गुरुवार को कंपाउंड पुरुष टीम तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अभिषेक वर्मा और आप देखिए प्रथमेश जावरकर तथा ओजस देवताले ने इस तरह प्रसन्नता व्यक्त की है। और आप देखिए 86 पदक अब तक भारत को मिल चुके हैं। इनमें आप देखिए 21 स्वर्ण पदक भी आपके शामिल हैं। और आप देखिए कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष और महिला टीम ने जीते हैं 2 स्वर्ण पदक। स्क्वैश सुकचास में आप देखते हैं कि दीपिका पल्लीकल और आप देखते हैं कि हरिंदर सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता है। सौरभ घोषाल फाइनल में हारे, रजत पदक से करना पड़ा इन्हें संतोष। और आप देखिए कुश्ती में अंतिम अंतिम पंघाल ने ओलंपिक पदक विजेताओं को हराकर जीता कांस्य पदक। बैडमिंटन में एच प्रणव सेमीफाइनल में कांस्य पदक पक्का कर रचा इतिहास इन्होंने। और देखिए एशियाई गेम्स की बात करें तो जिन्हें आप लोग एशियाड के नाम से जानते हैं, एक महाद्वीपीय बहु खेल आयोजन है जो हर चौथे साल में आयोजित होता है। पहली बार ये 1951 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अभी चाइना में हो रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। और अगले कहाँ होंगे? 2026 में ये होंगे जापान में। ठीक है, तो देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी, किससे? चाइना से। और खेल खत्म हो जाने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे, उन सबको हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। आप देखिए रिश्वत कहीं भी संरक्षण का विषय नहीं है। केंद्र कह रही सांसद विधायकों को रिश्वत लेकर वोट करने पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम में रखा पक्ष अपना। कहा संसद के बाहर के अपराध पर विशेष अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। 7 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखा है फैसला। झामुमो रिश्वत कांड से संबंधित यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट झामुमो रिश्वत कांड में संबंधित नरसिम्हा राव मामले में 1998 के फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। 5 जजों की पीठ ने 3-2 बहुमत से कहा था कि रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने का पर संसद विधायक पर आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर रिश्वत लेने के बाद सदन में मतदान नहीं किया जाता है तो मुकदमा चलेगा। हालांकि 2 न्यायाधीशों का अल्पमत का फैसला इससे भिन्न था और सुप्रीम कोर्ट ने सीता सोरेन के मामले में सुनवाई करते हुए नरसिम्हा राव के फैसले में खामी पाते हुए उसे 7 न्यायाधीशों की पीठ को पुनर्विचार के लिए भेजा था। और सीता सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने विधायक रहते हुए 2012 में राज्यसभा चुनाव में किसी को वोट देने के लिए रिश्वत ली थी। चुनाव आप देखते हैं राज्यसभा सदस्यों का कौन करते हैं? विधायक करते हैं। तो कोई किसी को पैसे दे दे कि हमें भैया वोट दे दीजिए, तो वो देने की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि 100 रुपये बहुत छोटी रिश्वत राशि है। भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के एक मामले में एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी को बरी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि 2007 में और अब तो 100 रुपये का रिश्वत राशि बहुत छोटी लगती है। जस्टिस जितेंद्र जैन की एकल पीठ ने कहा है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसे एक मामूली मामला माना जाएगा। कोर्ट ने चिकित्सा अधिकारी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इसमें संजय सिंह के घर पर 2 किस्तों में हुआ 3 करोड़ का लेन देन, ईडी कह रही है। ये आप देखिए राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है आबकारी घोटाले में, शराब घोटाले से जुड़े हुए। और देखिए ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। नेशनल शूटर तारा के मतांतर के दोषियों को सजा। पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक को 15 और रकीबुल की मां कौशल रानी को 10 साल 10 वर्ष की सजा हुई है। 7 जुलाई 2014 को हुई थी दोनों शादी और तारा ने 19 अगस्त 2014 को कराई थी प्राथमिकी।
चलिए, ये आप लोग याद रखिए, तारा शाहदेव हैं ये। तारा शाहदेव ने सीबीआई को 7 जून 2016 को नए सिरे से मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने को लेकर आवेदन भी किया था। और देखिए, हमारा संविधान वैसे धर्म परिवर्तन को रोकता नहीं है, मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन वो लालच में नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, धोखे में नहीं होना चाहिए। ठीक है। विश्व कप में इंग्लैंड को हराकर न्यूजीलैंड की विजय शुरुआत हुई है। भारत में हो रहा है ना न्यू विश्व कप, उसी की बात हो रही है। नॉर्वे के लेखक जॉन फास को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2023 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के प्रसिद्ध लेखक जॉन फास को दिया गया है। ये नाम जरूर याद रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार भी खत्म हो जाने दीजिए, सबको बट जाने दीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में भी एक ओवरव्यू ले लेंगे आपका, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे सिविल सर्विस का हो, स्टेट पीसीएस का हो, वनडे एग्जाम हो। और वह उन लोगों की भावनाओं को आवाज देते हैं जो अपनी बात नहीं कर सकते। 1959 में जन्मे फास ने 40 से अधिक नाटक लिखे हैं। हेनरिक इब्सन के बाद वह दूसरे नाटककार हैं जिनके नाटकों को का नॉर्वे में सबसे अधिक मंचन हुआ है। और ड्रीम ऑफ आटम, क्लोज्ड गिटार, विंटर, आफ्टरनून, मॉर्निंग एंड इवनिंग उनकी प्रमुख कृतियां हैं। आप देखेंगे अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, 1901 से शुरू हुए थे। भाजपा ने राहुल को कहा रॉबर्ट, कांग्रेस बोली पीएम महादानव है। ये सब आप लोगों को बताया ना कि राजनीति है। राजनीति में हमारे यहाँ कुछ भी कोई भी किसी को बोलता रहता है, तो ज़्यादा आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बस कॉमेडी की तरह आप लोग लिया करिएगा राजनीति को। मनीष सिसोदिया ने रिश्वत ली, इसका क्या सबूत है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। ये भी आप देखते हैं कि आबकारी घोटाले में फंसे हैं और लंबे समय से जेल में भी है मनीष सिसोदिया। चलिए, वही आप देख रहे हैं चल रहा है सब दिल्ली में। और दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नई दिल्ली में गुरुवार को एनआईए द्वारा आयोजित आतंकवाद निरोधी सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला इसमें शामिल हुए हैं। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूं मैं। और इन्होंने आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को कुचलने की जरूरत बताई है और एजेंसियां उठाएं सख्त कदम ताकि खड़ा ना हो पाए नया आतंकी संगठन। और आप देखिए, खासकर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में असंभव कोशिश होती रहती है अशांति फैलाने की। एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। धनबल मुक्त की रेवड़ियां राडार पर होंगी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह रहे हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है निर्वाचन आयोग। सीईसी के नेतृत्व में आयोग के दल ने तेलंगाना में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया है। और तेलंगाना में आप देखिए 7,889 शतायु वोटर हैं, ये आप देखिएगा। और एक आप लोगों को और बता दूं इसमें कि चुनाव आयोग की बात करें तो आपकी विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव यही करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कहने का मतलब होता है संविधान के किसी अनुच्छेद में इसकी स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 324 को पढ़ेंगे तो चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत ने दोहराया दूतावास में राजनयिक कम करे कनाडा। ये आप देखिए, अभी कनाडा और भारत के संबंध बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मनरेगा के लिए धन की कोई कमी नहीं है, केंद्र सरकार करी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है ना, उसी की बात हो रही है। और मनरेगा कार्ड आप लोग देखते होंगे गांव की तरफ, आपको याद होगा 100 दिन की गारंटी दी जाती है और कई जगह कई राज्यों में ज्यादा दिन की भी दी जाती है। और 2005 को आप देखते हैं कि इस अधिनियम को पारित किया गया था और 2009 में इसका नाम बदला गया था। तो चलिए ये भी याद रखें। चीनी आक्रामकता को ध्यान में रखकर बनानी होगी रणनीति, हमारे सीडीएस कह रहे हैं, जनरल चौहान साहब कह रहे हैं। विशेष अदालत योजना के विस्तार का प्रयास, कानून मंत्रालय ने विशेष अदालतों के विस्तार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से संपर्क किया और जल्द न्याय दिलाने के लिए 2018 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद केंद्र सरकार ने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1023 त्वरित विशेष अदालतों के गठन करने का फैसला किया। आप देखते हैं इतने मामले पेंडिंग में पड़े रहते हैं, तो इसीलिए आप देखते हैं कि और अदालतों की बात हो रही है।
दूसरी बार आयोग हुए पूर्व राकापा सांसद फैजल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। हत्या के प्रयास मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी उनकी याचिका, और इनकी अभी फिर से लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो वही बात हो रही है। और 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिवंगत केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीम की हत्या के प्रयास मामले में लक्षद्वीप की सत्र अदालत ने 11 जनवरी को फैसला फैजल व 3 अन्य को सजा सुनाई थी। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में अयोग्यता की व्यापक और कठोर अवधि का प्रावधान किया गया है, जो दोषसिद्धि की तिथि से रिहा होने के बाद 6 वर्षों तक प्रभावी रहती है। यानी कि आप लोग क्या होगा, आपकी विधानसभा सदस्यता तो विधानसभा या लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, और साथ ही 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी ना, 2 या 2 से अधिक साल की सजा सुनाई जाती है तो सदस्यता रद्द हो जाती है। 24 सप्ताह से अधिक का गर्भगिराने की को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। आज से महंगा होगा इंडिगो का किराया। शहरी नियोजन में सुधार के लिए राज्यों को पूरी मदद है, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले। स्थानीय निकायों में एकीकृत क्षमता निर्माण की जरूरत और शहरी विकास पर मोदी सरकार ने दिया सबसे अधिक ध्यान। अब आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, तो प्रधानमंत्री साहब त्रिशक्ति से कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र कर दिया नष्ट। प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, आप देखेंगे सब, आप देखते हैं कि अब उन्हीं राज्यों में जरूरत होगी, चुनाव करते रहेंगे। ये भड़काऊ भाषण देने के मामले में उत्तर प्रदेश के सांसद विधायक अव्वल हैं। ये आप देखिए, भड़काऊ हेट स्पीच की बात हो रही है। और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, और 12 सांसद विधायक इस मामले में घिरे हुए हैं इस राज्य से। 4748 4768 सांसद विधायकों के ब्यौरे का अध्ययन किया गया है देश भर के। 33 सांसदों पर आरोप है भड़काऊ भाषण देने का मामला, और 74 विधायक इसी दायरे में फंसे हैं देश भर में। तो आप देखते हैं कि हमारे नेता जब तक भड़काऊ भाषण ना दें, जाति धर्म में न लड़ाएं, तब तक आप देखते हैं कि वो चुनाव जीत कैसे सकते हैं। आपने देखा है कि बिहार ने एक जातीय गणना कह लीजिए या जातीय सर्वे कह लीजिए करवाया, उसके आंकड़े जारी कर दिए। उसके बाद आप देखिए देश भर में जातिगत जनगणना होने की बात उठने लगी है। और अंतिम बार 1931 में हुई थी अंग्रेजों के समय, 1941 में भी हुई लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए, और 2011 में भी आंकड़े इकट्ठे किए गए थे लेकिन वो भी आंकड़े जारी नहीं हुए थे। और जनगणना की अगर हम लोग बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुई थी, और 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हो गई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये याद रखना है कि देखिए, जातिगत जनगणना के अपने आधार हैं। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में, बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में हैं। जो आप देखिए पक्ष वाले हैं वो कहते हैं कि जानवरों की जनगणना हो सकती है, पक्षियों की हो सकती है, पशुओं की हो सकती है, हमारी क्यों नहीं हो सकती है, जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। और कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना होगी तो हमारी जो कमियां हैं, हमारे समाज में पिछड़े हुए हैं जाति, उन्हें क्या योजनाएं चाहिए, किस तरह से उनकी समस्याएं हैं, समाधान हो सकता है, उनकी हिस्सेदारी कितनी है, कैसे मिल सकती है, इस सब की बात होती रहती है। और जो विरोधी हैं, जो इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो आपसी वैमनस्य बढ़ेगा कि हमारी जाति इतनी, हमारी जाति इतनी, इस तरह से। ठीक है, तो जातिगत गणना की सत्यता पर सवाल भी बढ़ा सकता है बवाल। और अब आप देखते हैं कि ओबीसी की 63% जनसंख्या बता दी गई, पिछड़ा वर्ग की, तो आप देखिए इस पर राजनीति भी खूब होगी। ठीक है, मोदी ने पिछड़ा आयोग को दिया संवैधानिक दर्जा। ये आप सभी जानते हैं कि जो पिछड़ा आयोग है, और पिछड़ों की राजनीति हमेशा होती रहती है क्योंकि एक बड़ी संख्या है, और आप देखते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास इनका रुझान है। लेकिन आप लोगों को यहाँ ओबीसी आयोग के बारे में बता देता हूँ, ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और क्वेश्चंस भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी इससे। 102वां संविधान संशोधन हुआ था ना ये 2018 में, उसके द्वारा इसे एक संवैधानिक दर्जा मिल गया था। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा।
अनुच्छेद 338 बी को पढ़िएगा कभी, तो उसमें बात की गई है। एएसआई को सर्वे के लिए और मिले 4 सप्ताह। ज्ञानवापी मामले की बात हो रही है, ये आप सभी जानते हैं, बनारस उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और यहाँ भी आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिमों का विवाद बना हुआ है। कहते हैं कि भगवान शिव के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। अगर हम देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। बद्रीनाथ राजमार्ग पर पड़े कचरे ने डबल लेन को बनाया सिंगल। ये आप देखिए, ये है प्रदूषण का हाल। अलगाववादी सब्बीर सहायक संगठन JKDFA पर 5 साल का प्रतिबंध। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर केंद्र सरकार ने की कार्रवाई। आतंकी फंडिंग के मामले में वर्ष 2017 से तिहाड़ जेल में बंद है सब्बीर। जमाते इस्लामी व JKLF पर पहले ही लग चुका है प्रतिबंध। एक कर्नाटक में महिषा दशहरा पर विवाद। कर्नाटक में महिषा दशहरा उत्सव को लेकर भाजपा और आयोजन समिति आमने सामने है। महिषा दशहरा उत्सव समिति ने चामुंडी हिल के शिखर पर और शहर में 13 अक्टूबर को महिषा दशहरा मनाने की घोषणा की है। समिति ने जिले के अधिकारियों से इस संबंध में अनुमति मांगी और भाजपा ने लोगों से इसका विरोध करने की अपील की। समाज कल्याण और नाराज भाजपा और अन्य दक्षिणपंथी समूह ने कहा कि महिषा एक दैत्य राजा था जिसका भगवती चामुंडरी ने वध किया था, और भाजपा नेताओं ने दावा किया कि महिषा दशहरा मनाना भगवती का अपमान होगा। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम खूब होता रहता है, कर्नाटक में भी। अब आप देखिए यहाँ हिंदुओं में ही होने लगा है। कर्नाटक चलते हैं एक बार। आपने देखा होगा कुछ समय पहले चुनाव हुए थे और बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसरो का हेडक्वार्टर भी है आपका बेंगलोर। इसकी सीमा आप देखिए गोवा हो गई, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। सिद्धारामैया यहाँ के राज्यपाल हैं, क्या है, माफ करिए, मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है कर्नाटक। बिहार में शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने से हाईकोर्ट का इंकार। सीबीआई ने धन के दुरुपयोग मामले में दर्ज की एफआईआर 300 करोड़ के दुरुपयोग मामले में। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्थान में अज्ञात अधिकारियों पर धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही। इस तरह की एजेंसियों के बारे में आप लोगों को याद रखना है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। संघ के विजयदशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे गायक शंकर महादेवन। मां वैष्णो देवी के भक्तों के सामान की सुरक्षा करेगा बैंड। ये आप देखेंगे कि सतलज यमुना लिंक नहर को बुधवार को आए फैसले के बाद पंजाब सरकार ने विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाने का फैसला किया है। बंगाल पालिका भर्ती घोटाले में खाद्य मंत्री के समेत 14 स्थानों पर आप देखते हैं कि क्या तलाशी अभियान हुआ है। विभिन्न पालिकाओं के पदाधिकारियों के घर कार्यालयों पर देर रात तक चली पड़ताल। आरोप है कि निकाय में घूस लेकर 1500 लोगों की अवैध तरीके से भर्ती कराई गई। ईडी को 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच, एक खंडपीठ ने कहा। ये पश्चिम बंगाल चलते हैं। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, कोलकाता इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड और आपके बिहार, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ से नहीं लगती सीमा। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम 5 राज्यों से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से लगती है इसकी। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हो गई। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हो गए। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सेंसर बोर्ड पर रिश्वत के आरोप की सीबीआई कर रही है जांच। ये आप देखते हैं कि अभी हाल ही में तमिल के अभिनेता विशाल ने आप देखते हैं कि एक वीडियो साझा करके आरोप लगाया था ना, तो वही।
ये नाबालिग से दुष्कर्म दोषी को 80 साल कैद। केरल की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के दोषी को 80 साल तक की सजा सुनाई है। दोषी को अलग अलग आरोप में यह सजा सुनाई गई है। दोषी को वर्ष 2020 में 14 वर्षीय वारदात को अंजाम दिया था। याद देखिए, इस तरह के समाज में 80 साल की। बुलेट ट्रेन के लिए पहली पर्वतीय सुरंग तैयार। ये न्यू ऑस्टियाई टनलिंग विधि से 10 महीने बनाई गई सुरंग गुजरात की वलसाड़ में बनाई गई है 350 लंबी सुरंग। और आप देखिए 320 किलोमीटर की गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन इसी टनल से गुजरेगी। 127 मिनट में मुंबई अहमदाबाद के सफर को पूरा करेगी बुलेट ट्रेन। नई तकनीकों की बात हो रही है। चिंता की बात है, दुनिया भर में तेजी से खत्म हो रहे हैं उभयचर प्राणी। केवल भारत में 426 में से 136 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर। पर्यावरण में बदलाव का असर हो रहा है सभी तरह के प्राणियों पर। और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है वो दुनिया भर में हर देश भुगत रहे हैं, इंसान हो चाहे जानवर हो या पक्षी हो। नांदेड़ मेडिकल कॉलेज की डीन और एक डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर हुई। महाराष्ट्र के इस अस्पताल में 24 घंटे में 31 मरीजों की मौत हुई है ना, उसी की बात हो रही है। इस माह के अंत में गगनयान मिशन के पहले अवार्ड टेस्ट की तैयारी हो रही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कह रहा है इसरो। और इसरो की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखें 15 अगस्त 1969 में हुई थी और बेंगलोर में आपको बताया कि हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। विक्रम साराभाई, ये आप देखते हैं मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाया जाएगा। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक S. कृष्णन नायर ने गुरुवार को कहा है कि विक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा में अंतिम असेंबली चल रही है इसकी। और इस माह परीक्षण वाहन TBD-1 का विक्षेपण गगनयान कार्यक्रम के 4 अवार्ड मिशनों में से पहला होगा। दूसरा परीक्षण वाहन TBD-2 मिशन और गगनयान LVM-G1 का पहला मानव रहित मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद परीक्षण वाहन मिशन TBD-3 और D4 और रोबोटिक पेलोड के साथ LVM-3G2 मिशन की योजना है। चलिए अच्छी बात है। पढ़ाई दवाई सफाई कमाई के मंत्र से मुखिया ने पंचायत को बनाया आदर्श। ये तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि अगर आपका सरपंच ईमानदार है तो आपके गांव की 95% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन अधिकतर सरपंच किस तरह के होते हैं आप सभी जानते हैं। एक बिहार में बेगूसराय जिले की सातपुर पूरी पंचायत ने 7 वर्ष में लिखी है विकास की प्रेरक कथा। सराहनीय कदम है। अब आप देखिए ये संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। और मैं जब इसीलिए कहता हूँ कि आंसर राइटिंग करते हैं आप लोग, निबंध में फायदा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल पढ़ा करिएगा आप लोग। जाति को लेकर जारी रहेगी राजनीति। तो बिहार में जातीय गणना के दावों ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख राजनीतिक दल भी इस मामले में एक दूसरे को घेर रहे हैं। कांग्रेस जहां देश भर में जातिवार जनगणना की मांग कर रही है, वहीं भाजपा कांग्रेस को इस आधार पर घेर रही है कि सांप्रत सरकार के दौरान जनगणना के साथ ही जातिगत आधार पर जो आंकड़े जुटाए गए थे उन्हें सार्वजनिक करने में कांग्रेस ने कोताही क्यों की। इतना ही नहीं, भाजपा इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि कर्नाटक में सिद्धरामैया की पिछली सरकार के दौरान भी राज्य में जातिवार गणना हुई थी, लेकिन आप देखेंगे उसे अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है। कुछ ऐसा ही कांग्रेस शासित राजस्थान में भी हुआ। खुद कांग्रेस में ही इसे लेकर मतभेद दिखता है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी से जुड़े राहुल गांधी के आह्वान पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इससे देश में बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलने की बात कही। लेकिन जब पार्टी ने उनकी इस बात को लेकर असंतोष बढ़ा तो उन्होंने इसका ठीकरा अपने निजी स्टाफ पर फोड़ दिया। एक्स पर अपनी उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। एक बात और आप लोगों को देखिए बता दूं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस की भी तो सरकार रही है पहले, वो भी आप सभी जानते हैं कि जब सत्ता में रहते हैं तब आपके कुछ और विचार होते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तब और विचार होते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है कि जीएसटी का विरोध करती थी, अब आप देखिए उसने लागू कर दिया, आप सभी जानते हैं। और यही भाजपा थी कि जाति आधारित जनगणना की पक्षधर थी, आज आप देखिए वो इसके विपक्ष में बोल रही है, वो नहीं करवा रही, उसकी सरकार आ चुकी है। कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने नहीं करवाई, अंतिम आंकड़े जारी नहीं किए इतने लंबे समय तक। तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, कब क्या हो जाए ये सोचने लायक नहीं है। जातीय गणना को लेकर अभी तक तय नहीं है कि इसके क्या निहितार्थ होंगे, पर इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा,
क्या इससे देश में नई राजनीतिक क्रांति का सूत्रपात हो गया, या फिर यह महज राजनीतिक सी गुफा बनकर कुछ समय के बाद गुस्से फुस हो जाएगा? ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता में रहने वाला कोई भी दल जातीय गणना के जिन्न को बोतल से बाहर बाहर नहीं निकालना चाहता है। इस मामले में आप देखिए नीतीश कुमार अबाद रहे, क्योंकि शायद उनके पास सीमित राजनीतिक विकल्प हैं। एक समय भाजपा की भी जातिवाद गणना की मांग को लेकर खासी मुखर थी, लेकिन बाद में उसने आप देखिए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी तक सापरक सरकार के दौरान जुटाए गए जातिवार आंकड़े भी जारी नहीं किए गए और इसके पीछे कुछ तकनीकी वजह बताई गई। वही पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की पड़ताल के लिए गठित जस्टिस रोहिणी आयोग को भी एक के बाद एक विस्तार मिलते रहे और आयोग की रिपोर्ट भी अभी तक संसद के पटल पर नहीं रखी जा सकी। और जब उस रिपोर्ट का ब्यौरा सामने आए तो संभव है कि जाति विमर्श को लेकर एक नई तान छिड़े। इसलिए बिहार की जातीय गणना को अभी मंडल का अगला चरण कहना उचित नहीं है। बिहार की जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि आंकड़े हतप्रद करने वाले नहीं है, ये अपेक्षित अनुमान के ही करीब हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि बिहार में ब्राह्मण और राजपूत जैसी अंगड़ी जातियों की संख्या घटी है और अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों की संख्या बढ़ी। इससे पीछे के कारणों की पड़ताल करेंगे तो भी कुछ नया निकलेगा। जिन समुदायों में अधिक शिक्षा रही है, उनका आर्थिक उन्नयन हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी आबादी भी उसी अनुपात में घटी है। आर्थिक विकास और नए अवसरों के चलते देश विदेश में नई जगहों पर भी जाकर बसे हैं। इसलिए संख्या के आधार पर बड़े वर्गों के आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़ों की तस्वीर जब सामने नहीं आएगी, तब तक अनिश्चितता का भाव बना रहेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप देखिए ओबीसी और दलितों के बीच कुछ विशेष जातियों को आरक्षण का अधिक लाभ मिला है। भाजपा शायद इस पहलू को अपनी आगामी रणनीति के केंद्र में रख सकती है। जाति और आरक्षण के विमर्श में यही बात कहा जाता है कि ओबीसी में जहां यादवों कुर्मियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिला है, तो दलितों में जाटों इसके सबसे अधिक बड़े लाभार्थी रहे हैं। और पिछले कुछ चुनाव ने भाजपा ओबीसी में गैर यादव और दलितों में गैर जाटाओं को साधने की रणनीति पर ही काम करती आई है और जिसका उसे राजनीतिक लाभ भी मिला है। इसलिए सबकी नजरें अब जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर लगी हैं और जिसमें आप देखिए आरक्षण की 2 स्तरीय और 3 स्तरीय विभाजन की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर जातीय गणना की मांग तूल पकड़ती है तो क्या भाजपा रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी? निसंदेह ओबीसी देश में एक बड़ी राजनीतिक ताकत है और सभी दल उन्हें लुभाने में लगे हैं। ओबीसी की इसी महत्ता को देखते हुए कांग्रेस बिहार से आए आंकड़ों को शायद कर्नाटक के चुनाव में मिली सफलता के साथ भी जोड़कर देख रही है। हालांकि हकीकत यही है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही खुद को ओबीसी की राजनीति में फिट नहीं किया और उसने कालेलकर आयोग का या फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस ने ओबीसी के बजाय सवर्ण जातियों, दलितों, मुसलमानों को भी अपनी राजनीति के केंद्र में रखा। यही कारण है कि कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी राजनीति का वह ध्रुव निरंतर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करता गया है, जिसका मुख्य आधार ओबीसी ही है। कांग्रेस 2006 में ओबीसी को लेकर इस राजनीतिक भूल सुधार का प्रयास अर्जुन सिंह की उस पहल के माध्यम से किया जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान था। हालांकि तब कांग्रेस के लिए ओबीसी राजनीतिक गाड़ी पकड़ने के लिए बहुत देर हो गई थी। बिहार की जातीय गणना के राष्ट्रीय राजनीति पर असर की बात कहें तो विपक्षी खेमे भी इसे लेकर विरोधाभास है। तृणमूल कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं दिखती है। वहीं जिस मोदी सरकार को घेरने के लिए नीतीश कुमार ने यह दाव चला, उसके पास अभी जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है और जिसके सार्वजनिक होने से ओबीसी राजनीति का ऊट करवट बदल सकता है। वैसे भी पीएम मोदी गरीबों को सबसे बड़ी जाति बताकर यही संदेश दे रहे हैं कि कल्याणकारी योजनाओं के रूप में उनके पास इसकी प्रभावी काट है। तो हिंदुत्व का व्यापक छत्र भी जातिवाद की इस राजनीति को कोई कारगर तोड़ साबित हो सकता है। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में फेलो हैं। इनका नाम है राहुल वर्मा। इनके द्वारा लिखा गया है ये आर्टिकल। नाकाम हो रहे रैगिंग रोकने के उपाय। ये आप देखिए कॉलेज में पहले आप लोग ज्यादा देखते थे और जिस तरह से छात्रों को प्रताड़ित किया जाता था, अब काफी रोक लग चुकी है, फिर भी देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में रैगिंग ने से एक छात्र की दर्दनाक मौत के जैसे विवरण सामने आ रहे हैं, वे रोंगटे खड़े कर देते हैं। और आप देखते हैं कि दुखद है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के दिशा निर्देशों के बाद भी हर साल कई प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में रैंकिंग के नाम पर छात्रों का उत्पीड़न जारी है। बीते महीने ही देश के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में से रैंकिंग की खबरें आई हैं। चंद दिन पहले हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग की घटना के बाद 12 छात्रों को दंडित किया गया था। यह वही मेडिकल कॉलेज है जहां 2 साल पहले रैंकिंग के कारण एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। कुछ दिन शोर हुआ और उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
हिमाचल में ही आईआईटी मंडी में जुलाई में रैगिंग की एक घटना में 10 छात्रों को निलंबित किया गया था। इसी तरह तेलंगाना के काकतीय मेडिकल कॉलेज में भी रैगिंग का मामला सामने आया जिसमें 3 छात्रों को निलंबित किया गया था। चंद दिनों पहले देहरादून के दून बिजनेस स्कूल में बीकॉम के छात्र के साथ आप देखते हैं कि रैगिंग हुई। इसी सप्ताह झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों ने एक जूनियर छात्र को मुर्गा बनाकर प्रताड़ित किया। जब कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया तो उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। इस मामले में 2 सीनियर छात्रों को 6 माह के लिए निष्कासित भी किया गया। और इसी कॉलेज में कुछ महीने पहले भी रैगिंग का एक मामला सामने आया था। ये घटनाएं यही बताती हैं कि रैगिंग का रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वर्ष 2021 में आप देखिए यूजीसी के पास रैगिंग की 511 शिकायतें दर्ज कराई गई थी। यह हाल तब है जब 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग रोकने के निर्देश दिए थे। रैगिंग रोकने के लिए 2009 में बनी राघवन कमेटी ने भी दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन शिक्षा संस्थानों में रैगिंग थम नहीं रही है। कहना कठिन है कि दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां शिक्षण संस्थान में रैगिंग के चलते छात्र आत्महत्या करने या पढ़ाई रोकने के लिए विवश होते हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय के रैगिंग की घटना के मामले में यह सामने आया कि पुराने छात्र अवैध रूप से छात्रावास में रह रहे हैं। आखिर किसने उन्हें रहने की अनुमति दी है? एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 13 वर्षों में इस विश्वविद्यालय में रैगिंग के 31 मामले दर्ज किए गए और लेकिन शायद ही किसी में गंभीरता से कार्रवाई की गई हो। यह दुखद है कि जिन शिक्षा संस्थानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बेहतर नागरिकों का निर्माण करेंगे, वही छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। अनेक आप देखिए शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तमाम संघर्ष और अथक प्रयास के बाद मिलता है। इस संघर्ष की गाथाएं भी दुखद हैं। कोटा से आप देखिए छात्रों की आत्महत्या की खबरें लगातार आ रही हैं और स्पष्ट है कि रैगिंग रोकने के साथ हमें उन कारणों की तह तक भी जाना होगा जिसके चलते छात्र असफलता के डर से अपनी जान ले लेते हैं। रैगिंग एक बड़ा अपराध है। रैगिंग सीनियर छात्र करते हैं जिन्हें नए छात्र बड़े भाई की तरह सम्मान देते हैं। यह भी एक विडंबना है कि जो छात्र जूनियर छात्र के रूप में रैगिंग का शिकार हो चुके होते हैं वही सीनियर बन जाने पर नए छात्रों की रैगिंग करते हैं। अब आप देखिए जिनके साथ हो रही है वो एक समय के बाद सीनियर हो जाएंगे तो वो आने वाले छात्रों के साथ इस तरह के कारनामे करेंगे। रैगिंग के कुछ ही मामले सामने आ आते हैं क्योंकि सभी पीड़ित छात्र शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं, डर रहता है। रैगिंग के लिए शिक्षा संस्थानों के साथ समाज भी जिम्मेदार है। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को रैगिंग ना करने की सीख दें और उन्हें इस क्रूरता के अंजाम का एहसास कराएं। डिग्रियों की होड़ में हमें छात्रों को एक अच्छा नागरिक और संवेदनशील मनुष्य बनाने पर भी ध्यान देना होगा और यह जिम्मेदारी केवल शिक्षा संस्थानों या सरकार की नहीं है, समाज की भी है। अभी नई शिक्षा नीति पर अमल किया जा रहा है और नया पाठ्यक्रम भी बनाया जा रहा है। अच्छा हो कि नए पाठ्यक्रम में रैगिंग के पक्ष को भी यथासंभव शामिल किया जाए और इसी के साथ रैगिंग के मामले में शिक्षा संस्थानों की प्रमुखों को भी जवाबदेह बनाया जाए। रैगिंग के गंभीर मामलों में दोषी पाए गए छात्रों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और जब किसी शिक्षा संस्थान के किसी छात्र को कोई कंपनी करोड़ों का पैकेज देती है तो वे उस साथ से सारी दुनिया को बताते हैं, लेकिन रैगिंग के मामले को छिपाने की कोशिश करते हैं। रैगिंग के कई मामलों की जांच में लीपापोती कर दी जाती है। शायद लीपापोती करने वाले यह भूल जाते हैं कि कल को उनके परिवार के ही किसी बच्चे को रैगिंग का शिकार होना पड़ सकता है और अपने देश में तमाम शिक्षा संस्थान नेताओं को उनका प्रबंधन वे या फिर उनके परिवार के लोग संभालते हैं। वे अपने प्रभाव से रैगिंग के मामलों को छिपाने में सफल रहते हैं। अक्सर ऐसी शिक्षा संस्थानों में ऐसे बिगड़ते बच्चे भी होते हैं जो पैसे के दम पर वहां दाखिला लेते हैं और फिर मनमानी करते हैं। कुछ समय पहले संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बताया गया कि बीते 5 वर्षों में केंद्रीय विश्वविद्यालय आईआईटी और आईआईएम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 19,000 छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके कारणों का भी निवारण करने की जरूरत है। मोदी सरकार ने कई मामलों में साहसिक फैसले लिए। उसे राज्य सरकार से मिलकर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग जैसे अपराध को रोकने के लिए मिलकर कठोर कदम उठाने चाहिए क्योंकि मेधावी छात्रों की मौत से दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। लेखक, पूर्व प्रशासक और शिक्षाविद हैं। इनका नाम है प्रेम पाल शर्मा। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। ऊर्जा प्रवृत्ति। कोई भी व्यक्ति सभी गुणों, कौशल या साधनों से परिपूर्ण नहीं होता है। दिनादिन तथा विशिष्ट कार्यों को के भली भांति संपादन में प्रत्यक्ष परोक्ष बाहरी योगदान अनिवार्य है। उचित जानकारी, परामर्श या फिर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना भी छोटा योगदान नहीं है। विभिन्न स्तरों पर लेनदेन की प्रथा का चलन सर्वत्र। लेनदेन समस्त गतिविधियों के सुचारू संचालन की धुरी है। परस्पर लेनदेन से न केवल कार्य सत्य हैं बल्कि दो पक्षों के बीच आपसी सौहार्द और संबंध भी सुदृढ़ होते। अच्छा लिखा जाता है। आर्टिकल पढ़ लिया करिएगा। यहां आप देखिए कि प्रलोभन मुक्त चुनाव। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी का आकलन करने हैदराबाद गए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह कहा कि चुनाव में धन और मुफ्त की सामग्री बांटने वालों पर निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी
और उससे यही पता चलता है कि चुनाव जीतने के लिए अनुचित तौर तरीकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। और पहले यह काम कुछ ही राज्यों तक सीमित था, लेकिन अब यह सारे देश में होने लगा है। बड़ी संख्या में ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो पैसे के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। चिंता की बात यह है कि अनेक प्रत्याशी इसमें सफल भी रहते हैं। एक समय था जब बाहुबल के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की जाती थी। बंगाल को छोड़कर शेष देश में तो उस पर लगाम लग गई, लेकिन धन बल की भूमिका बढ़ गई है। यह इतनी अधिक बढ़ गई है कि पुलिस, आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों की सतर्कता के बाद भी चुनाव के समय मतदाताओं के बीच बांटे जाने वाले धन के साथ साथ शराब और अन्य सामग्री की बरामदी बढ़ती जा रही है। यह स्वाभाविक ही कि विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों का वह सारा धन जब्त नहीं कर पाती है जो आप देखते हैं कि जो लोगों के वोट खरीदने के लिए जमा किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। आमतौर पर यह काला धन ही होता है। अब आप लोगों को बताता हूं, मैं एक पंचायत के किसी से बात कर रहा था, उसमें आप देखिए 1500 की वोटिंग है और आप सोचिए कि 35 लाख खर्च किए गए चुनाव में। आप सोचिए तो विधायकों का क्या होगा, लोकसभा सदस्यों में कितना खर्च किया जाता होगा। और ये आप देखिए धन का दुरुपयोग है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी देता है, खरीदते हैं वोट इससे। या ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पैसे और सामग्री का वितरण करने वाले हमारे निशाने पर होंगे, यदि प्रवर्तन ऐसी कार्रवाई नहीं करती तो हम उनसे कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चुनाव जीतने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले 2 कदम आगे रहते हैं। और आप खुद सोचिए, अगर हम ईमानदार हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम हार जाएंगे, हमें कोई वोट नहीं देगा, और हम पैसा होगा हम बांटेंगे, हमें दे देगा वोट। और लेकिन आप देखते हैं, और कुछ प्रत्याशी तो पैसे और सामग्री बांटने का काम चुनाव की घोषणा होने यानी आचार संहिता के प्रभावी होने से के पहले ही शुरू कर देते हैं। विडंबना है कि लोग भी लालच में आ जाते हैं, एक तरीके से अपना वोट बेच देते हैं। जब ऐसा होता है तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव वाले राज्यों में प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने की जो प्रतिबद्धता व्यक्त की है, तब वह तभी पूरी हो सकती है जब निर्वाचन आयोग की घोषणा पत्रों के माध्यम से लोगों को लुभाने के लिए किए जाने वालों को रोक लगाने का अधिकार मिले। इस अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में रेवड़ी संस्कृति विकसित हो चुकी है। इसके तहत राजनीतिक दल आर्थिक स्थितियों को अनदेखी कर मुफ्त सामग्री पर या फिर सुविधाएं देने के अनाप शनाप वादे करने लगते हैं और उन्हें अपनी गारंटी बताने लगते हैं। जब एक दल ऐसा करता है तो दूसरे दल भी ऐसा ही करने के लिए विवश हो जाते हैं। यही एक ऐसी होड़ है जिससे देश को बाहर निकालने की मांग होती है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, आप देखिए अब जहां चुनाव है बीजेपी भी करेगी फ्री के बाद, और कांग्रेस, सब पार्टियां करती हैं। तो ये सब बड़ा आप देखते हैं कि चर्चा का विषय है। उचित निर्णय, एक गिरते जलस्तर को रोकने के लिए धान की पूसा 44 किस्म पर पाबंदी लगाने की अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धान की पूसा 44 किस्म पर राज्य में अगले सप्ताह से पाबंदी लगाने की घोषणा उचित निर्णय लिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल, और केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन के नाम से महिला आरक्षण अधिनियम लाने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं के हितों में बड़ा फैसला किया। इसके तहत राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35% आरक्षण का फार्मूला लागू होगा। और बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा था कि अभी तक पुलिस विभाग में बेटियों की भर्ती केवल 33% होती थी, अब इसे बढ़ाकर 35% किया जा रहा है। बाकी जितनी भी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की भी होगी। पिछले महीने राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना के लिए वही महिलाएं पात्र होंगी जिनका नाम पीएम आवास योजना में किसी कारण से छूट गया है और जिनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं है। इसी तरह प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत आप देखिए हर महीने बहनों के खाते में 1,000 रुपये की राशि भेजी जा रही है, जिसे बढ़ाकर अब 1,250 कर दिया गया है। और यही नहीं, प्रदेश में लाडली बहनों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हितग्राही बहनों को प्रति माह एक रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपये में मुहैया कराए जाएंगे। जब कोई परिवार भोजन, आवास और दवाई एवं मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष करता है तो उस वक्त परिवार की महिला को सबसे अधिक पीड़ा होती है। लेकिन आज़ादी के कई दशकों बाद भी आर्थिक स्वावलंबन महिलाएं पीछे। यही कारण है कि वे स्वयं के लिए भी आवश्यक खर्च नहीं कर पाती हैं। आज भारत में पुरुषों की आप देखिए तुलना में ज़्यादा महिलाएं उच्च शिक्षा में नामांकन करा रही हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तकनीकी प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं की संख्या 2014 के बाद से दोगुनी हो गई है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित में स्नातक करने वाली महिलाओं की संख्या 43% है। भारत में आप देखिए लगभग 1/4 अंतरिक्ष विज्ञानी है। ग्रामीण स्थानीय निकायों में 46% निर्वाचन
प्रतिनिधि महिलाएं हैं। देश के विकास में नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, उनकी निर्णय शक्ति, त्वरित फैसले लेने की क्षमता, उनके परिश्रम और भारत के उत्थान में उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आर्थिक सहायता मिलने से भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और आजीविका के संसाधनों को विकसित कर परिवार में लिए जाने वाले निर्णयों में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और जब भी आप देखिए आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो इन योजनाओं का उल्लेख किया करिएगा। और अब तो सोचिए, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं और पुरुषों से ज़्यादा दे रही हैं। तो अब वो समय निकल गया जब कहते थे महिलाएं कमजोर हैं। ये छोटी छोटी कॉलम है, ये भी देख लिया करिएगा। टिकाऊ बने चिकित्सा आपूर्ति तंत्र, वैक्सीन तथा दवाओं की उपलब्धता न केवल जान माल की हानि करती है बल्कि इसके वितरण का तरीका पर्यावरण का पर भी प्रभाव डालता है। आपदाएं प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, चिकित्सा आपूर्ति तंत्र पहले बाधित होता है। यहाँ तक कि विश्व के किसी भी हिस्से में भू राजनीतिक तनाव का पहला असर दवा और टीकों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ता है। ऐसे समय में जलवायु संकट भी स्वास्थ्य आपातकाल की शक्ल ले चुका है। तब दवाओं और टीकों की टिकाऊ उपलब्धता सुरक्षा आधार है। या आप देखिए, डॉन और उससे जुड़ी सेवाएं वरदान साबित हो सकती हैं। दुर्गम इलाके हैं जहां आप देखते हैं कि आसानी से नहीं पहुंच सकता है दवा, वहां पहुंचाए जा सकते हैं। मैनिफेस्टो वाला घोल खरी खरी तंज कसा जाता है। विधानसभा नियुक्ति घोटाले का निकला जिन झारखंड में। सिक्किम की विभिन्न का बादल का फटना हो या फिर भूस्खलन, भूकंप हो या फिर बाढ़, भारत में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में इस समस्याओं में अब विकराल रूप अब आप देखिए इस तरह से सिक्किम में आप लोगों को देखने पड़ रहा है। यही प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा भी है। राजनीतिक स्थिरता की प्रगति की गारंटी, वित्त मंत्री ने कहा ऐसा होने पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। गठबंधन की सरकारें आर्थिक वृद्धि को कर सकती हैं धीमा, लोगों की बदौलत ही भारतीय आर्थिक की पाबंदी 5वीं नंबर पर आई। 919 अरब डॉलर का एफडीआई आया पिछले 23 वर्षों में। 595.25 अरब डॉलर का एफडीआई आया पिछले 9 सालों में। ब्याज में बदलाव होगा या नहीं, फैसला आज। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि खुदरा महंगाई के बावजूद आरबीआई रेपो रेट को पहले की तरह रखते हुए उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। और देखिए, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। हमारी क्या है, केंद्रीय बैंक है हमारी। अब रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक किसी भी तरह अन्य बैंकों को आप देखते हैं जो कर्ज देता है ना ब्याज पर, उसी को कह रहे हैं। यूएई में रुपए जैसा कार्ड पेमेंट नेटवर्क विकसित करेगा भारत। नोकिया ने भारत में स्थापित की 6G शोध लैब, देखिए स्मार्टफोन ब्रांड है। आरबीआई के उद्गम पोर्टल से अब तक 30 बैंक जुड़े। भेल ने दिया 88 करोड़ रुपए का अंतिम लाभांश, सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी है ना। एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल बढ़ाया गया। एसबीआई के बारे में आप लोग लिखिए, कब इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आर्ट से सरकार ने अब तक 12 लाख टन से ज़्यादा धान खरीदा। शाकाहारी मांसाहारी थाली के मूल्य में गिरावट। त्योहारों में प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं 42% भारतीय। 13 वर्षों के उच्च स्तर पर सेवा क्षेत्र की वृद्धि हुई है। ये आप देखते हैं कि जो बैटिंग ऐप है ना, महादेव ऐप मामले में कपिल शर्मा और 2 अभिनेत्री को भी समन। इसमें आप देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है। पत्नी कराए तो भी गुजारे भत्ते से नहीं कर सकते इनकार, पत्नी कमाए तो भी, हाईकोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। एक क्रूरता के आधार पर शिखर धवन को मिली तलाक की मंजूरी। बेटी की स्थायी कस्टडी पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार किया है। क्रिकेटर है ना, उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखिए, सीआरपीएफ के महिला दल देंगे नारी शक्ति का संदेश। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 30 महिला बाइक सवारों ने ऑल वुमेन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन 2023 के तहत गुरुवार को महीने भर की यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की है। पाकिस्तानी मीडिया पर नियंत्रण चाहता है चाइना। सांगफू की ही नहीं, चीन की सेना के बड़े अफसर भी लापता हुए हैं। देखिए, चाइना है कुछ भी। ऑस्ट्रेलिया में सिक्कों पर नजर आएंगे ब्रिटिश किंग चार्ल्स द्वितीय। जापान ने परमाणु संयंत्र से फिर छोड़ा रेडियो एक्टिव पानी। धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने
ब्रिटेन लाएगा नया नियम, भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, पुतिन कह रहे हैं। और आप देखते हैं कि कई देश हमारे पक्ष में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा शक्तिशाली हो रहे हैं, अब हम किसी पर निर्भर नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। और आप देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 सदस्य हैं इसमें, 5 तो स्थायी सदस्य हैं जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 10 अस्थायी सदस्य देखने को मिलते हैं। स्थायी सदस्यों में सुधार करने की भी बात हो रही है, क्योंकि कोई प्रस्ताव पास कराना होता है तो इन पांचों को तो सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी उसके विपक्ष में हुआ तो वो पास नहीं होता है प्रस्ताव, तो इसीलिए बात होती रहती है इसकी। महारानी एलिजाबेथ की हत्या के प्रयास में सिख युवक को 9 साल की सजा हुई है। सूर्य ग्रहण के दौरान आप देखेंगे रॉकेट मिशन का नेतृत्व करेंगे भारतवंशी। अमेरिका से और आर्थिक मदद मांगने पर यूक्रेन से खपा हुए रामास्वामी। ये यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है ना। भारत चीन के साथ ही अन्य देशों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है नेपाल। हमारा पड़ोसी आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। भारतवंशी छात्रा चुनी गई मिस टीन अमेरिका। अमेरिका में एक लाइव प्रतियोगिता में 50 से अधिक लड़कियों ने हिस्सा लिया। उमा सोफिया संयुक्त राष्ट्र में राजदूत बनना चाहती हैं। हृदय गति 6 बार रुकने के बाद भी छात्र को बचाया गया। मेडिकल में ही करियर बना कर दूसरों की मदद करेंगे। पिता बोले लंदन एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारी ने बेहतर कार्य किया है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। चलिए होने दीजिए, हम लोग देख लेंगे, लास्ट में ही देखेंगे हम तो। विश्व कप से अर्थव्यवस्था को 20,000 करोड़ रुपए का बूस्टर देख लीजिए। भारत में आयोजित किया जा रहा है क्रिकेट विश्व कप। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में आप देखते हैं कि 18,000 से 22,000 रुपए का इजाफा करेगा। ये 45 दिनों तक चलने वाला है। और क्रिकेट हमारे देश में आप देखिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। 4 से 5,000 करोड़ खर्च होंगे स्कैनिंग और फूड डिलीवरी पर। 10,500 से लेकर 12,000 करोड़ आएंगे टेलीविजन राइट्स प्रायोजकों से 750 से 1,000 करोड़ आएगा वर्कर्स इवेंट मैनेजमेंट पर खर्च। 1600 से आप देखेंगे 2,200 करोड़ रुपए आएगा क्रिकेट मैचों में टिकटों की बिक्री से। विश्व कप के दौरान 150 से 200 करोड़ खर्च करेगी विश्व कप में शामिल टीमें। 450 से 600 करोड़ खर्च करेंगे विदेशी पर्यटक। 300 से 500 करोड़ खर्च करेंगे मैच में देखने के लिए आने वाले दर्शक। 150 से 250 करोड़ खर्च करेंगे घरेलू पर्यटक। 25 लाख दर्शक मैच देखने आ सकते हैं स्टेडियम में। 10 शहरों में अब अक्टूबर और नवंबर में खेले जाएंगे। 48 मैच विश्व कप में खेले जाएंगे देश के अलग अलग शहरों में। अब आप देखिए चीन ने 179 पदक जीते हैं सोने के, 99 चांदी के, 55 आप देखेंगे कांस्य के, 333 जीते हैं। भारत ने आप देखिए केवल अब 86 जीते हैं, 21 हमारे स्वर्ण है। चलिए खत्म होने दीजिए, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। अर्थपूर्ण रिश्ते तलाशती हूँ, चलिए ये भी आप देख लिया करिएगा, दिलचस्पी हुआ करे तो। दुश्मन को दहलाएगा सुपर सुखोई। ए वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करेगी। इसमें 272 आप देखते हैं कि विमान है सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के बेड़े। पहली खेप में 84 सुखोई होंगे अपग्रेड और 60,000 करोड़ की लागत आएगी सुखोई विमान के आधुनिकीकरण पर। और आप देखिए 1996 में भारत ने रूस को दिया था सुखोई 30 MKI विमानों का ऑर्डर। 2002 में रूस ने भारत को सौंपा था पहला सुखोई। 40 सुखोई विमानों से लैस भी हैं। और कैसा होगा सुपर सुखोई? एडवांस एवियानिक्स सिस्टम पायलट को रियल टाइम सूचनाएं मुहैया कराएगा। इसके मिशन के दौरान तेजी से फैसले लेने में मदद मिलेगी। नया उत्तम रडार लगाया जाएगा। इससे हवा में और जमीन पर मौजूदा लक्ष्यों को पहचानने और ट्रैक करने की विमान की क्षमता बढ़ेगी। विमान को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुइट से लैस किया जाएगा। सिस्टम लड़ाई के दौरान विमान को अपना बचाव करने में मदद करेगा। चलिए आप देखिए 2110 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार और रेंज 3000 किलोमीटर है। 8000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है रेंज रिफ्यूलिंग के साथ। 38,000 किलोग्राम अधिक वजन के साथ उड़ान भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में एक बेटी वाले परिवार को मिलेंगे 2 लाख रुपए। 2 बेटियों के बाद परिवार नियोजन अपनाने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। दिल्ली एम्स में जल्द शुरू करेगा आध्यात्मिक मेडिसिन का विभाग।
यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में दुनिया की पहली बोलती फिल्म द जैज सिंगर प्रदर्शित हुई है। 1927 में आज ही के दिन अमेरिका में दुनिया की पहली बोलती फिल्म द जैज सिंगर प्रदर्शित हुई है। फिल्म की का संवाद पहले से रिकॉर्ड किया गया था। इसका निर्माण स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स और उनके नए विटाफोन साउंड ऑन डिस्क सिस्टम द्वारा किया गया था और इसने आप देखिए फिल्म उद्योग में क्रांति ला दी। अल्बर्ट ब्रूस साविन ने विदेश की पोलियो टीके की ओरल खुराक 1956 में आज ही के दिन अमेरिका वायरोलॉजिस्ट अल्बर्ट साविन ने घोषणा की कि उनका ओरल पोलियो टीका परीक्षण के लिए तैयार है। पोलियो का पहला टीका 1955 में जोनास साल्क ने विकसित किया था, लेकिन पोलियो पर पूर्ण नियंत्रण साविन की जीवित पोलियो वायरस से बनी वैक्सीन से ही हुआ। और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में मेघनाथ साहा ने दिया था योगदान। खगोल विज्ञानी मेघनाथ साहा का जन्म 1893 में आज ही अविभाजित भारत के ढाका बांग्लादेश में हुआ था। 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1999 में आयनीकरण सिद्धांत विकसित कर खगोल भौतिकी के क्षेत्र में योगदान दिया। 1927 में लंदन में रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। 1934 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भौतिकी विभाग और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में परमाणु भौतिकी संस्थान जैसे कई वैज्ञानिक संस्थाओं के निर्माण में भी योगदान दिया। प्रोटीन एलोवेरा के मरहम से भरेंगे डायबिटीज के जख्म। IIT BHU में तैयार हुआ स्प्रे क्रीम और बैंडेज मधुमेह रोगियों के जल्द ठीक हो सकेंगे घाव। इंग्लैंड के जर्नल में शोध प्रकाशित कंपनी भी पंजीकृत दवा पेटेंट के लिए किया आवेदन। खराब नींद में से महिलाओं में हाइपरटेंशन का जोखिम। एक्वेरियम की अद्भुत प्रदर्शनी। जापान की राजधानी टोक्यो में एक्वेरियम म्यूजियम गेंजा से शरतकालीन आर्ट एक्वेरियम प्रदर्शित लगाई गई, जिसमें रंग बिरंगे फार्स से सुनहरी मछलियों को रखा गया है। प्रदर्शनी में 30,000 गोल्ड फिश इस्तेमाल की गई हैं। इस प्रदर्शनी का टाइटल है एक संग्रहालय जहां जीवन वास्ता है। यह प्रदर्शनी 21 नवंबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी की सुंदरता और भव्यता ही लोगों को आप देखिए अपनी ओर खींच रही है। फूल चरे तो बकरियों को लेकर थाने पहुंचा किसान। चलिए, कहाँ की घटना हो? कानपुर की घटना है। ये आप देखें मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, हर हाल में मेहनत करनी है। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।